केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रहार का स्पेशल एडिशन। आज सबसे पहले बात होगी असम के राजनीति में मचे भूचाल की। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई की रार छिड़ी हुई है। हम ये कहते हुए सुनते आए हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत आम बात है, लेकिन असम में बहस इन सबसे आगे निकल चुकी है और सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का बन गया है। इस पर आपको यह जानना होगा कि क्या आरोप हैं, सबूत इसके कहां हैं और जवाबदेही किसकी है। गौरव गोगोई बनाम हेमंता बिस्वा शर्मा वाली लड़ाई बयानबाजी की नहीं है, भरोसे की है। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है तो जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर निजी जीवन निशाने पर है तब भी सच सामने आना चाहिए। आज सवाल यह नहीं है कि किसने क्या कहा है, सवाल यह है कि क्या देश की सुरक्षा का दावा राजनीति की तलवार बनकर रह गया है। गोगोई की पत्नी पर लगे आरोप और शर्मा के दावे, अब जवाब जरूरी है। प्रहार में आगे बढ़ेंगे और बात संघ प्रमुख के संदेश की करेंगे, संघ के संस्कारों की, संगठन के ज्ञान की। कहते हैं कि संघे शक्ति कलयुग, मतलब होता है कलयुग में, वर्तमान युग में संगठन में ही ताकत है। अब आपको मजबूत होकर रहना होगा, संगठित रहना होगा। संगठित परिवार, समाज और संस्था कभी असफल नहीं होते। आपसी आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और एक दूसरे को सहयोग की भावना से समाज उन्नति करता है, डेवलप होता है, विकसित होता है। याद रखिए कि जब एकजुट होकर खड़े नहीं रहेंगे तो बटकर गिर जाएंगे। मोहन भागवत ने भी संघ के इसी मंत्र को याद दिलाया। मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की जो अपने धर्म को भूल चुके हैं और जातियों पर उनका फोकस बहुत ज्यादा है हिंदुओं में। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू होने पर कैसी शर्म। भागवत ने हिंदुओं और उनके अपने धर्म की स्वीकार्यता को लेकर भी 4 प्रकार बताए हैं जो हम आगे आपको प्रहार में बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आपने काफी सुनाया ये शेर है जो आपने भी सुना होगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसमें आपको उल्लू की जगह पर आतंकी कर लेना है कि बर्बाद किसी देश को करने को सिर्फ एक आतंकी काफी है और पाकिस्तान में तो हर जगह आतंकी है। समझिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर सेना के प्रमुख तक सभी के आतंकी ख्याल, आतंकी सोच और आतंकी मानसिकता लिए बैठे ये लोग, तब उस देश का क्या होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गजवाए हिंद का नारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर ने दिया था। किन हालातों में और कहां दिया यह नारा, क्यों दिया गया यह नारा, यह सब कुछ आपको बताएंगे। जैशे मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का कबूलनामा भी आपको सुनाएंगे और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर करेंगे प्रहार। लेकिन सबसे पहले बात होगी असम की राजनीति में मचे भूचाल की। प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बीते लंबे वक्त से अपने बयानों से प्रहार वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज सबूतों के साथ गौरव गोगोई पर हमला बोल दिया। हेमंता ने आज गोगोई के खिलाफ वो सारी फाइलें खोलकर रख दी हैं जिसमें कथित रूप से यह कहा गया है कि कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं और अब यह आरोप सच में फायर हैं या फिर हेमंता मिसफायर कर रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बेहद अहम है जो असम बीजेपी ने जारी की है और इस वीडियो के जरिए आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से सीधे संबंध है। वीडियो पूरा आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में क्या कहा गया है वो आप भी सुनिए।
परियोजनाओं वर्ष 2014 उसी साल लीक हुई थी एक गोपनीय आईबी रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ एनजीओज ऑन डेवलपमेंट, जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओज भारत की विकास परियोजनाओं में रोड़े अटका रहे हैं और देश की जीडीपी को 2 से 3% तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट लीक कैसे हुई आज तक रहस्य है, पर उससे पहले ही एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई ने वही डेटा ईमेल से भेज दिया था अली तौकीर शेख को, और आपको जानकर है इन आरोपों के तार एक तस्वीर से जुड़ते हैं। यह तस्वीर कौन सी है वो हम आपको बताएंगे। जब असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई को अब्दुल बासित के साथ देखा गया था, उसके बाद यह पूरा बवाल हुआ। अब यहां देखिए, ये गौरव गोगोई हैं, कांग्रेस के सांसद, जिसको लेकर बवाल हुआ, और ये अब्दुल बासित है, पाकिस्तानी उच्चायुक्त। अब ये दोनों साथ दिख रहे हैं, इसी को लेकर पूरा बवाल मचा है। हिमंता बिस्व शर्मा पूछ रहे हैं कि गौरव गोगोई अब्दुल बासित के साथ क्या कर रहे हैं, क्या संबंध है, क्यों इतनी मित्रता है और कैसे इतनी आत्मीयता इन दोनों के बीच में दिख रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी उच्चायुक्त है और दूसरा आदमी गौरव गोगोई भारत का कांग्रेस का सांसद है। और इस सब के बीच दर्शकों सबसे बड़ा आरोप यह है गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के पेरोल पर काम करती हैं। यह गंभीर आरोप हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर वो सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, जो आपको चौंका देगा। So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. मार्च 18, 2011 तारीखे एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई came to Pakistan and joined there as a consultant. আৰু যেটো কন্ট্ৰেক্ট পিৰিয়ড আছিলে, the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. তেওঁৰ দৰমহা কিহত আছিলে? প্ৰথম 6 মাহ তেওঁ 2 লাখ পাকিস্তানী টকা লৈছিলে, সেকেন্ড 2,50,000 লৈছিলে। When we confronted her that whether you had a Pakistani account, she said yes, I had a Pakistani account. We asked her whether you have closed it now. She refused to answer. अब ये पूरी कहानी क्या है और गौरव गोगोई के लाहौरी संबंधों की पूरी पिक्चर क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। हिमंता बिस्व शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुश्किल में आ गए हैं गौरव गोगोई। हिमंता बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगा दिए। असम सरकार अब इस मामले में रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज देगी कि भैया ये सबूत हैं, आप देखिए। असम कैबिनेट ने शनिवार को ही यह फैसला ले लिया था। इसके साथ ही मिसेज एलिजाबेथ गोगोई का भी वीजा रद्द करने की मांग की गई है। वीजा रद्द करो। हिमंता ने आरोप लगाया है कि एलिजाबेथ अली तौकीर के बेहद करीब हैं। अली तौकीर शेख पाकिस्तान का एजेंट है। आरोप यह भी कि एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी तक दे रखी है। गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख को रिपोर्ट दे देती थी। अली तौकीर शेख एलिजाबेथ को इस काम के लिए सैलरी देता था। ये सारे आरोप हैं हिमंता बिस्व शर्मा ने लगाए। हिमंता ने कहा कि अभी जांच एजेंसियों ने गोगोई से पूछताछ नहीं की है। उनके पद का सम्मान करते हुए यह मामला केंद्र पर छोड़ दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। तो हमें हंसी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने आसाम में SIT बनाया, इन्वेस्टिगेशन कराया, CID में केस दर्ज कराया, फिर इस केस को रेफर कर दिया मतलब होम अफेयर्स को, सेंट्रल होम अफेयर्स को इसको रेफर कर दिया। तो गौरव गोगोई पार्लियामेंट के MP हैं। अगर उनका पाकिस्तान के साथ लिंक है, उनके बीबी एलिजाबेथ गोगोई का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक है, अगर देशद्रोही किसी काम में इन्वॉल्व है, तो अमित शाह के सामने बैठ के गौरव गोगोई पार्लियामेंट में बराबर भाषण देते हैं। तो होम मिनिस्ट्री को इसको संज्ञान में लेके इस पे वहां केस होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं हिमंता बिस्व शर्मा साहब को SIT यहाँ गठन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन कराया
अब फिर जाके क्या हो गया, टाई टाई फिश फिश। तो ये तो प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखा दी, लेकिन गौरव गोगोई की पत्नी पर आज सबसे बड़े आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल होगा कि गौरव गोगोई की पत्नी है कौन। इसके बारे में कुछ और जानकारियां आपको मिल जाती, वो हम आपको देते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न एक ब्रिटिश नागरिक हैं। गौरव गोगोई की पत्नी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है इन्होंने। गौरव गोगोई से 2010 में इनकी मुलाकात होती है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। गोगोई और एलिजाबेथ ने साल 2013 में शादी कर ली। 2011 से लेकर 2015 तक एलिजाबेथ ने CDKAN में काम किया। यहां भारत और पाकिस्तान परियोजनाओं की देखरेख की जाती है। यूरोपीय संसद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रिसर्च वर्क किया है इन्होंने। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में वरिष्ठ सलाहकार हैं गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ गोगोई पर आरोप है कि वो अली तौकीर के साथ मिलकर काम कर रही थी, और हिमंता ने यह भी दावा किया है कि अली तौकीर 2010 से लेकर 2013 के बीच में 13 बार, 1 2 3 4 5 दर्जन बार, 12 होते हैं, उससे ज्यादा 13 बार भारत आया था वो। उसका मकसद दुनिया में भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना था, और आरोप है कि उसके इस नैरेटिव में उसका साथ दे रही थी गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई। अली तौकीर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही अली तौकीर है जिस पर ये एलिजाबेथ की जो एलिजाबेथ हैं गौरव गोगोई की पत्नी, उन पर ये आरोप लगे हैं कि वो अली तौकीर की करीबी हैं। ये बाकायदा यही अली तौकीर एलिजाबेथ को सैलरी देता था, और तब ये सारी सूचनाएं गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ से ले जाता था। ये सारे आरोप हैं, ये वही अली तौकीर है, और अब उसकी तस्वीर सामने आई है। हालांकि ये आरोप और बाकी सारी चीजें ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की इसके सारे सबूत उसके पास है। गौरव गोगोई और एलिजाबेथ पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आरोपों की पूरी फहरिस्त भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। एलिजाबेथ ने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के पाकिस्तान के बैंक खाते के बारे में नहीं बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह आरोप लगाए हैं। एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए FCRA नियमों को दरकिनार कर दिया गया। भारतीय फर्म में काम करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गई थी। दूसरे NGO में शामिल होने के बाद 3 बार पाकिस्तान का दौरा एलिजाबेथ ने किया था। एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी फ्लाइट से नहीं गई वो। गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये बात भी कही है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उस समय वो असम के CM के आवास में रह रहे थे। गौरव को 2013 में इस्लामाबाद, कराची जाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि वीजा सिर्फ लाहौर के लिए जारी किया गया था। कांग्रेस सांसद की यात्रा के बारे में असम पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यह हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है। पाकिस्तान में 10 दिन के रहने के दौरान गौरव डिजिटली साइलेंट थे, बिल्कुल चुप। इस बीच उन्होंने वहां किसी तरह की ट्रेनिंग भी ली होगी, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। पाकिस्तान से लौटकर गोगोई ने संसद में रक्षा उपकरणों, परमाणु संयंत्रों पर सीधा सवाल पूछे थे, और उसी के बाद यह बवाल हुआ था। CM हिमंता के इन आरोपों पर गोगोई ने भी सीधा पलटवार किया है और कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा देश के सामने खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था, और कोई भी उनके शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता, यह कहना है गौरव गोगोई का। यह लड़ाई बहुत पुरानी है। यहां हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी खुद को रॉ का एजेंट बता दिया था। गौरव ने कहा था कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की ISI की एजेंट है तो मैं भारत के रॉ का एजेंट हूं, ऐसा गोगोई ने कहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार जिसके खिलाफ कई केस और कई आरोप हैं वो मुझ पर आरोप लगाता है। असम के मुख्यमंत्री ये आरोप सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। ये गौरव गोगोई का स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये बवाल पूरा सामने आया है, क्योंकि साफ साफ गौरव गोगोई ने कहा कि अगर जिसके दामन खुद दागों से, अपराधों से भरे हुए हैं, आरोपों से भरे हुए हैं, अगर वो मुझ पे आरोप लगाता है तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद अब ये बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गौरव गोगोई हमेशा से इस मामले पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते। जितने आक्रामक हिमंता बिस्वा शर्मा होते हैं उतने आक्रामक गौरव गोगोई नजर नहीं आते हैं, और इसलिए भी ये विवाद बढ़ता जा रहा है।
लेकिन गौरव गोगोई और हिमंता बिस्व शर्मा के बीच में कुछ तारीखें हम आपको बताने जा रहे हैं। जब जब ये तारीखें आएंगी आपको इसके बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त होंगी। 10 फरवरी 2025 असम में गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर खबर चलाई गई थी। 10 फरवरी की बात थी। एलिजाबेथ ISI और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी। 12 फरवरी को सीएम हिमंता ने भी इस विवाद में एक्स पोस्ट के जरिए एंट्री मार ली। वो खबर चल रही थी सूत्रों के हवाले से और तभी हिमंता ने एक्स पोस्ट कर दिया इस पर। उन्होंने कहा कि सांसद की पत्नी को भारतीय नागरिकता क्यों है, मतलब गौरव गोगोई की पत्नी को क्यों मिली है भारतीय नागरिकता एलिजाबेथ को। सवाल उठाया कि गोगोई की पत्नी ने 12 साल विदेशी नागरिकता अपने पास क्यों रखी। यह 13 फरवरी की बात है। 13 फरवरी को सीएम शर्मा ने, हिमंता बिस्व शर्मा ने गोगोई पर अपने दावे और ज्यादा तेज कर दिए, अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए। सीएम शर्मा ने कहा कि उनके पास गौरव के खिलाफ बहुत ठोस सबूत हैं, उसको दिखा रहे थे। गोगोई चाहे तो मानहानि का केस कर सकते हैं, ये ललकार रहे थे हिमंता बिस्व शर्मा। हिमंता ने कहा कि अगर दिक्कत है तो केस कर दो मानहानि का, ऐसा हिमंता कह रहे थे गौरव गोगोई को। लेकिन उनके पास से गोगोई के पाकिस्तान एजेंट होने के सबूत हैं कि भाई वो पाकिस्तान एजेंट हैं। तो ये सारा विवाद बहुत लंबे समय से चलता रहा है और इसी विवाद को लेकर अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो दोनों नेताओं के बीच में हमला और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन गोगोई और हिमंता के बीच में ये सिर्फ बयान नहीं है, इनके बीच में जो बवाल मचा हुआ है इससे जुड़े कुछ और अपडेट हैं, कुछ और सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। ये पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो गोगोई का रिएक्शन इतना शांत क्यों है। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जो सवाल पूछती है और आपको जगाती है। मार्च 18, 2011 तारीखे एलिजाबेथ कोलबान गोगोई came to Pakistan and joined there as a consultant. और इसी बयान ने एक बार फिर असम कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। असम की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का है। आरोप सीधे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर हैं। लेकिन कटघरे में सिर्फ गोगोई नहीं, पूरी की पूरी असम कांग्रेस खड़ी है। मुख्यमंत्री शर्मा का दावा है कि गौरव गोगोई की पत्नी का संबंध पाकिस्तानी कंपनी से रहा है। ट्रांजैक्शंस, संपर्क और विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शर्मा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। अब सवाल ये, अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो कांग्रेस की ओर से साफ और ठोस जवाब क्यों नहीं है। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक हमला कह देना काफी है। अगर आरोप झूठे हैं तो दस्तावेज सामने क्यों नहीं है, और अगर सच में कुछ नहीं है तो असम कांग्रेस खुलकर सफाई क्यों नहीं दे रही है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई विस्तृत बयान। क्या पार्टी को डर है कि सवालों का जवाब देने से असहज कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। बेशक आरोप जब तक साबित ना हो आरोप ही है, उसके लिए कोई सजा नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी होती है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद है। हम ऐसे ही प्रहार में पूछते रहेंगे जो आज प्रहार में सीधा सवाल है। असम कांग्रेस, क्या आप इन आरोपों का जवाब देंगी या फिर चुप्पी ही आपकी नई रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप सही हैं या मिसफायर कर सकते हैं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन असम से करीब 1700 किलोमीटर दूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक और बयान देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उनका यह कहना है कि मुझे रेवंत कहो या रेवंतुद्दीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बीजेपी का क्या आया है रिएक्शन, वो आपको सुनना चाहिए। सरकार में बराबर मुस्लिम माइनॉरिटी को हिस्सा दे दिए, उनका हक है, उन लोगों का हक उनको पहुंचा दिए। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, जो ऑफिसमेंट पॉलिटिक्स करती है और सूडो सेक्युलरिज्म के पॉलिटिक्स करते हैं। तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि मुझे रेउद्दीन कहो तो चलेगा।
अब कांग्रेस पार्टी क्या एक मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है? यह सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान हिमंता पर किस कदर भड़के हुए हैं, पहले वो खबर आपको ये बताएंगे। जहां हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान अब हिमंता के साथ 1-to-1 फाइट में नजर आ रहे हैं। सियासी दंगल की पिच सट कर दी गई है। लेकिन भाईजान से भिड़ने से पहले कैसे हिमंता भक्ति में डूबे हुए हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं हिमंता बिस्व शर्मा। आप देखेंगे कि अपना पूरा सियासी माहौल गरमा देने के बाद हिमंता भक्ति के भाव में डूब चुके हैं। हिमंता के लिए कर्म पहले है और धर्म भी पहले है। उसी को बताती ये तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे मंत्रोच्चार के साथ पूजा पर बैठे हुए हैं। हिंदू पद्धति अपनाते हुए वस्त्र से लेकर पूरी पूजा उसी विधि विधान के साथ करते हुए दिख रहे हैं। हिमंता पर मौलाना बरस रहे हैं तो उनकी ये लड़ाई किसी एक मोर्चे की नहीं है, बल्कि हिमंता आज दो मोर्चों पर सियासी फाइट कर रहे हैं। एक तरफ है कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और दूसरी तरफ है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हिमंता और ओवैसी की लड़ाई दरअसल 2 रुपए के पीछे की कहानी है। इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ओवैसी के 2 रुपए वाले ऑफर पर क्या जवाब दिया है वो आपको सुनवाते हैं। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा। आई थिंक मेरा तो कोई बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। तो ओवैसी का बयान ये ताजा है और हिमंता बिस्व शर्मा ने जवाब दिया, इसलिए हमने आपको पहले ये बता दिया। लेकिन आपके मन में भी इस बात की बेचैनी होगी, जिज्ञासा होगी कि आखिरकार ये विवाद क्या है। वो विवाद हम आपको बताते हैं। जानिए सबसे अहम विवाद हिमंता बिस्व शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। हिमंता इस वक्त 2 मोर्चों पर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बात हम आपको बता चुके हैं। एक तरफ असम के गौरव गोगोई हैं, उनसे उनकी सीधी लड़ाई है, और दूसरी तरफ हैदराबाद के ओवैसी भाईजान AIMIM के अध्यक्ष, उनकी 1-to-1 फाइट इन दोनों जगहों पर चल रही है 2 मोर्चों के साथ। हिमंता ने कहा कि मियां को मांगने पर 1 रुपए कम दो। वो बयान आपको याद होगा, कहा था कि एक रिक्शा वाला मियां अगर 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 रुपए दो, 1 रुपया काट लो। इस तरह परेशान होकर मियां राज्य छोड़ देंगे, ये हिमंता बिस्व शर्मा का बयान था। यहां हिमंता घुसपैठिया को मियां बताना चाह रहे थे, लेकिन इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा पलटवार किया जमकर। ओवैसी ने कहा कि मैं हिमंता को 1 नहीं 2 रुपए भीख में देता हूं। अब हिमंता ने ओवैसी के बयान पर फिर पलटवार किया। वार पलटवार तो चलते हैं ना। तो अब हिमंता कह रहे हैं कि ओवैसी जो 2 रुपए देंगे मैं वो विकास में लगा दूंगा। हिमंता ने यह कहा कि घुसपैठियों पर बोलने से ओवैसी आखिर क्यों खपा हो रहे हैं। हिमंता और ओवैसी की जुबानी जंग दोनों के लिए फायदे का सौदा है। दोनों के ही कोर वोटर उनके इस एजेंडे से उनके साथ दिखाई देंगे। मुसलमान ओवैसी के साथ दिखाई देगा और हिंदू हिमंता बिस्व शर्मा के साथ दिखाई देगा। और एक तरफ ओवैसी हिमंता से लड़ाई में पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ओवैसी का एक सपना भी आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या सपना है? क्योंकि ओवैसी हमेशा से बुर्के वाली मेयर देखना चाहते थे ना, और अब महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम में इस्लाम पार्टी की उम्मीदवार नसरीन बानो शेख मेयर बन गई हैं। मतलब आज ओवैसी खुश तो बहुत होंगे। मालेगांव तो मुस्लिम मेयर यहां पर बन गई, लेकिन बंगाल में नई बाबरी को लेकर बाबा के प्रदेश में हंगामा तेज हो गया है, क्योंकि बंगाल में बाबरी बनने से पहले ही लखनऊ में इसके विध्वंस की पिच सेट कर दी गई है। लखनऊ में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है हुमायूं हम आएंगे फिर क्या करेंगे। यह पोस्टर में साफ लिखा गया है, जिसे हम आप देख सकते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वहां पर कहा गया था कि एक बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, और अब यह संगठन पोस्टर लगाकर साफ ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम आएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज पूरे दिन
इस पर चर्चा रही और इसी पर बवाल मचा रहा। लखनऊ में पोस्टर लगा रहा और उस पर यह बवाल मचाया गया, उस पर यह विवाद भी हुआ। जो पोस्टर लगे हैं वो हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब ये पोस्टर वाली कहानी क्या है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि पोस्टर में आखिरकार कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स पर ध्यान आकर्षित किया गया है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी जान लीजिए, वो हम आपको बता देते हैं। लखनऊ में जो पोस्टर लगे हुए हैं उस पर यह कहा गया है बंगाल में बन रही बाबरी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उबाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में उबाल मचा हुआ है। और इसके अलावा यह बात भी इसमें कही गई है कि अगर ऐसे कोई भी मस्जिद का निर्माण किया गया तो पूरा प्रदेश वहां जाएगा, प्रदेश के लोग वहां जाएंगे और उसके बाद आगे क्या होगा वो लिखा है, बटोगे तो कटोगे, ये सारी बातें भी वहां पर लिखी गई हैं। लखनऊ में जगह जगह ये पूरे पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के 1090 चौराहा हजरतगंज चौराहे पर ये पोस्टर दिखे हैं। पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे और बाबरी गिराएंगे। शहर में ये पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा दल की तरफ से लगाया गया है और पोस्टर के ऊपर संगठन का नाम लिखा गया है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है और नीचे वही संदेश लिखा गया है। तो ये पूरी कहानी है जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। ऊपर बाबरी का नाम और नीचे सीधे उसके गिराने की बात है। 10 फरवरी को चलो मुर्शिदाबाद तारीख तय की गई है कि 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाना है। दावा है कि 11 फरवरी को नई बाबरी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नई बाबरी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही है। वो पूरा हमने बताया था आपको। हुमायूं कबीर जो उसकी खबर भी आपने देखी थी, निलंबित तृणमूल कांग्रेस के विधायक ये मस्जिद बनवा रहे हैं। हुमायूं कबीर इस नई बाबरी का निर्माण करा रहे हैं। इस पर पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई थी। इसका असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर साफ दिख सकता है और उसी की वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। लखनऊ में ये पोस्टर विवाद, उसकी पूरी पिक्चर क्या है, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में खास तौर पर लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। इसमें ममता बनर्जी और दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार। और ये पोस्टर जो है वो लगाया है गोपाल राय ने, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी को, यानी 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल जाने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। बाबरी को लेकर बाबा के प्रदेश में माहौल टाइट है, लेकिन बंगाल में इस नई बाबरी का हाल क्या है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। जहां बाबरी बनने वाले चंद लोग चंदे की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ये लोग पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पैसे मांग रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे तो इसी से उसका निर्माण कराया जाएगा, ये शबाब होगा, ऐसा लोगों को बताया जा रहा है। और खुलकर ऐसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि बाबरी मस्जिद का ठीक से निर्माण कराया जा सके। और ये पूरा दृश्य ये बताता है कि उनकी अभी माली हालत क्या है, कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे करने हैं और कैसे मस्जिद का निर्माण करना है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने के महाअभियान में जुटे हुए हैं। उनका संदेश साफ है कि अब जगाने का संदेश है, एकजुट होने का, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन की फंडिंग, जाति व्यवस्था, भाषा विवाद पर, वापसी और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि संघ स्वयं सेवकों के सहयोग से चलता है और सभी जातियों के लिए काम करता है। इस कार्यक्रम में कई चर्चित हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान मोहन भागवत ने यह साफ किया कि संघ की कार्य पद्धति में जाति की कोई जगह नहीं है। यहां योग्यता, यहां तपस्या और संगठन के प्रति समर्पण की एकमात्र यही पैमाना है। इस सर्वोच्च पद तक कोई भी स्वयंसेवक पहुंच सकता है, बशर्ते वो हिंदू हो और राष्ट्र प्रथम की भावना रखता हो। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा।
इस दौरान मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये काफी अहम है, ये आपका जानना भी काफी अहम है। मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मण होना कोई विशेष योग्यता नहीं है। संघ में किसी भी जाति का व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। अनुसूचित जाति या जनजाति होना संघ में कोई बाधा नहीं है। उनको भी उतनी ही अहमियत और बराबरी है। आरएसएस की शुरुआत में ब्राह्मण ज्यादा थे, लेकिन संगठन सभी जातियों का था। संघ की फंडिंग स्वयंसेवकों के सहयोग से होती है, किसी बाहरी स्रोत से नहीं होती है। भाषा विवाद को उन्होंने स्थानीय बीमारी बताया और ना फैलाने की बात भी कही है। जबरन धर्मांतरण अस्वीकार्य है, लेकिन धार्मिक विचारों का सम्मान बहुत जरूरी है। हिंदू कोई संज्ञा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का विशेषण है। भारत कोई भूगोल नहीं बल्कि स्वभाव जीवन दृष्टि का नाम है। घुसपैठ पर उन्होंने कहा कि विदेशियों की पहचान कर उनका निर्वासन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान कही। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा था वो अब आपको सुना देते हैं। तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है। अभी आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। तो वहीं संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में 4 प्रकार के हिंदुओं के बारे में भी बताया। चलिए वो भी आपको बताते हैं कि हिंदुओं के 4 किस्में कौन कौन सी हैं। पहला, जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसको प्राथमिकता के तौर पर संघ प्रमुख ने कहा। दूसरा, जो कहते हैं कि हिंदू हैं, इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरा, वो जो कहते हैं कि धीरे बोलो हम हिंदू हैं। चौथा, वो जो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। यही वो 4 प्रकार हैं। इसके बारे में भागवत कह रहे थे। जहां भागवत हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं, वही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। झूठ और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले आसिम मुनीर का असली चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आतंकी सोच रखने वाला यह मुल्ला अपने मुल्क में भारत के खिलाफ नफरत का जहर बो रहा था। पहलगाम हमले के वक्त में आतंकियों के साथ साठगांठ करके मुनीर ने सोचा कि उसका गजवाए हिंद का ख्वाब पूरा हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने भारत के वीर सपूत खड़े हैं। जवानों ने ऐसा प्रहार किया कि मुनीर का सारा प्लान धुआं धुआं हो गया। जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा कबूलनामा किया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पीओके के रावलकोट में आतंकियों की भीड़ को संबोधित करते हुए कश्मीरी ने सीधा आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद गजवाए हिंद का नारा दिया था। यह खुलासा इस बात की पुष्टि करता है कि भारत के खिलाफ छेड़ी गई जंग कोई छद्म युद्ध नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना की एक सुनियोजित धार्मिक उन्माद वाला ऑपरेशन था यह पूरा मामला। जैश ए मोहम्मद के खूंखार कमांडर इलियास कश्मीरी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच के नापाक गठबंधन की पूरी कहानी बयां कर दी। कश्मीरी ने खुलासा किया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात तनावपूर्ण हुए, तब पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ ने खुद मैदान संभाल लिया था। यहां तक कि इंशाअल्लाह ग़ज़वातुल हिंद पूरे तौर पे बर्पा होगा और इंशाअल्लाह इत्तेहादी फौजों की तरह बेड़ियों के अंदर जकड़ कर लाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ कीजिए इस बात के ऊपर
मारेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, गन की नोक पर इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह। मुनीर का गजवाए हिंद प्लान क्या था वो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो उसकी डिटेल जानिए। सबसे पहले गजवा का अर्थ होता है इस्लाम की सत्ता कायम करना। इसके लिए कट्टरपंथी जंग और जिहाद छेड़ने की बात करते हैं। जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी का दर्जा देते हैं। मकसद पूरे हिंदुस्तान पर गाजी की सत्ता का स्थापना करना। इसी मकसद से मुनीर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिलवा रहा, जगह जगह आतंकियों के नए अड्डे बनवा रहा था। महिलाओं और बच्चों को आतंकी मशीनरी में तब्दील किया जा रहा था। पहलगाम हमला भी मुनीर की इसी प्लानिंग का हिस्सा था। पहलगाम अटैक हिंदुओं को मारकर आतंक फैलाने का था। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी मुनीर के अंदर जिहाद का कीड़ा काट रहा है। मुनीर को उसके अंदर कहां आतंकी सोच भरी हुई है, उसका यह बयान आपको सुनकर उस बात का भी अंदाजा लग जाएगा। मौलाना मुनीर का यह बयान पहलगाम हमले के बाद का है, जहां वो फौजियों को तकरीर दे रहा है कि अल्लाह के साथ उनके साथ खड़े हुए लोग अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह उनके साथ खड़ा है। वो आपको सुनाते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, लेकिन मुनीर की साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो जब जिहाद की बात करता है, नफरती आतंकी गैंग एक्टिवेट हो जाते हैं। मुनीर ने भारत के खिलाफ क्या क्या टेरर प्लानिंग की है वो अब आपको बता देते हैं कि आखिर उसके प्लानिंग में क्या क्या है। सरहद के पास 8 नए आतंकी कैंप बनाए गए। इनमें से एलओसी के नजदीक 6 आतंकी कैंप बनाए गए थे। 2 टेरर कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बनाए गए। इन टेरर कैंप के साथ 72 लॉन्च पैड बनाए गए। लॉन्च पैड पर 100 से 150 आतंकी होने का इंटेलिजेंस मिला था। मुनीर फिर से आतंकियों को एक्टिवेट कर रहा है। इस तैयारी का सीधा मकसद भारत में घुसपैठ करना, नए आतंकी कैंप बनाना। मुनीर की साजिश का यही संकेत है। और अब चलिए, प्रहार में आज के लिए इतना ही। यहां वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।